ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में हमने डिफरेंट टाइप की सर्विसेज पढ़ी थी। उन सर्विसेज को हम डिटेल में इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को अवेलेबल कराता है। प्रोड्यूसर गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे और उसके कस्टमर वाइडली स्प्रेड रहते हैं, बहुत सारी डिफरेंट लोकेशंस पे रहते हैं। तो ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है उन गुड्स को उन डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंचाने में। जैसे एग्जांपल के लिए टी आसम में प्रोड्यूस होती है, कॉटन गुजरात में प्रोड्यूस होता है, बट उनका जो कंजप्शन है कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑब्स्टेकल हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करता है। ट्रांसपोर्टेशन फिनिश गुड्स को पहुंचाने में हेल्प करता है एज वेल एज रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज में लाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। ट्रेडर्स, कंज्यूमर्स, कस्टमर्स को एक दूसरे को इन्फॉर्म करना रहता है, इंटरेक्शन करना रहता है। तो कम्युनिकेशन भी ट्रेड को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और आज के समय में इंटरनेट जो है वो कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सोर्स है, बट पहले पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन फैसिलिटीज़ यूज़ होती थी। तो कम्युनिकेशन भी एक इम्पोर्टेंट ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड है। नेक्स्ट, बैंकिंग और फाइनेंस। बिजनेस को रन करने के लिए, जैसे असेट्स परचेज करने के लिए या डे टू डे एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वर्कर्स की वेजेस, रेंट देने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे चाहिए। ये फंड्स उनके पास कभी नहीं होते हैं, तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उन्हें ये फंड्स प्रोवाइड कराती हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए भी और एक लॉन्ग टर्म असेट्स परचेज करने के लिए भी, लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस के लिए भी, जैसे नई बिल्डिंग परचेज करना, नई मशीन परचेज करना। तो इसके लिए कमर्शियल बैंक्स होते हैं। कमर्शियल बैंक्स का पर्पस ही होता है कि सोसाइटी में कॉमर्स को फैसिलिटेट करना, बिजनेस को फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो कमर्शियल बैंक बहुत सारी डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो होती है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर सकता है, मतलब आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो नेगेटिव हो सकता है। कैश क्रेडिट फैसिलिटी, जो कैश है उसको उधार पे लेना, लोन और एडवांसेस लिए जा सकते हैं। बैंक जो है दूसरे फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है, दूसरी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, जैसे चेक। चेक जो कि पेमेंट में और अमाउंट रिसीव करने में हेल्प करते हैं, जो बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। रिमिटेंस ऑफ फंड, जो वर्ड रिमिटेंस है वो मोस्टली फंड के साथ ही यूज़ होता है। रिमिटेंस का मतलब होता है पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और ये वर्ड फंड्स के साथ, मनी के साथ ही यूज़ होता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हम अकाउंटेंसी में भी एक चैप्टर में पढ़ेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडर्स क्रेडिट सेल परचेस करते हैं, अपनी पेमेंट की गारंटी के लिए वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को यूज़ करते हैं। जब ट्रेडर्स उधार में एक दूसरे से खरीदते हैं तो वो एक दूसरे की पेमेंट की एश्योरिटी के लिए बिल्स ड्रॉ करते हैं। तो बैंक उन बिल्स को बैंक से डिस्काउंट भी करवाया जा सकता है। डिस्काउंट का मतलब बिल का अमाउंट टाइम से पहले बैंक से लिया जा सकता है ना। फॉरेन ट्रेड को में भी हेल्प करते हैं कमर्शियल बैंक, पेमेंट अरेंज करने में भी हेल्प करते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस में भी कमर्शियल बैंक हेल्प करते हैं। बिजनेस इंश्योरेंस फैसिलिटी भी यूज़ करता है खुद को सेफगार्ड करने से, जो वेरियस रिस्क हैं जो बिजनेस के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे फायर, थेफ्ट और दूसरे टाइप के रिस्क। रिस्क स्टोरेज में भी हो सकता है, रिस्क जो है ट्रांजिट के समय भी हो सकता है, और रिस्क ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन करते टाइम वर्कर्स के साथ भी हो सकता है। तो सभी टाइप के रिस्क से प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस एक यूजफुल ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड है। तो मटेरियल और गुड्स जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं,
वो लॉस हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, उसका भी इंश्योरेंस होता है। एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस होता है। एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड के जो इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, तो कुछ वर्क हज़ार्डियस रहते हैं, डेंजरस रहते हैं, इंजीरियस रहते हैं, इंजरी हो सकती है एम्प्लॉयज़ को, तो उसके अगेंस्ट भी इंश्योरेंस जो है एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सो इन सभी केसेस में इंश्योरेंस सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो इंश्योरेंस एक पॉलिसी रहती है जिसको प्रीमियम पे करके परचेज किया जाता है। प्रीमियम एक कम अमाउंट रहता है, वो एक स्मॉल अमाउंट एक बिग अमाउंट और एक बड़े अमाउंट के जो रिस्क है, जो लॉस होने का चांस है, उसको कवर करता है अगर कोई कंपनसेशन होता है। अगर कोई इंजरी नहीं होती है, अगर कोई इंजरी होती है तो उस अमाउंट को इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर दिया जाता है। वेयर हाउसिंग का सिंपल मतलब है स्टोरेज। तो जब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो इमीडिएटली कंज्यूम नहीं होते हैं। प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में टाइम रहता है। गुड्स को टाइम पर अवेलेबल कराने के लिए या गुड्स की हर समय अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए वेयर हाउसिंग की ज़रूरत होती है, स्टोर हाउस की ज़रूरत होती है। तो एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है जिसमें गुड्स को बचाया जाता है डैमेज से, पिल्फरेज से, सड़ने से, ख़राब होने से। तो इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए वेयर हाउस बनाए जाते हैं, स्टोरेज बनाए जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं, जिससे गुड्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल कराए जा सकें जब उनकी नीड हो। लास्ट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कस्टमर्स को इन्फॉर्म करती है प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में, न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में, और कस्टमर्स को प्रमोट करती है कि वो उन गुड्स को परचेज करें। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं बिजनेस रिस्क। सिंपल शब्दों में बिजनेस रिस्क का मतलब है चांस ऑफ लॉस। लॉस होने के चांस को ही रिस्क बोलते हैं। तो बिजनेस में जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है उसी को हम बिजनेस रिस्क बोलते हैं। तो बिजनेस रिस्क में कई बार लॉस हो जाता है और कई बार इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है, और ये सब अनसर्टेनिटीज़ की वजह से होता है, अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर की वजह से होता है। जो बिजनेस प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, उस वजह से बिजनेस को लॉस सफ़र करना पड़ता है। तो बिजनेस रिस्क होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाना, कस्टमर्स का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाना, कस्टमर्स कुछ प्रोडक्ट्स में डिफरेंट चीज़ चाह रहे हैं, या मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो जाना, या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाना, और कुछ दूसरे भी रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो रिस्क है बिजनेस का बढ़ जाता है और लॉस होता है। जैसे कई बार रॉ मटेरियल जो है वो महंगा हो जाता है, तो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, गुड्स को बनाने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है और प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ये सारी सिचुएशंस जो प्रॉफिट को कम करें या जिससे बिजनेस को लॉस हो, वो सारी सिचुएशंस बिजनेस रिस्क में कहलाती है। बिजनेस रिस्क टू टाइप का होता है, स्पेक्युलेटिव और प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव का मतलब है जिसके बारे में हम स्पेक्युलेशन कर सकें, अंदाज़ा लगा सकें, वो स्पेक्युलेटिव रिस्क होता है। और प्योर रिस्क जो कंप्लीट टोटल एक टाइप का रिस्क ही है। जैसे स्पेक्युलेटिव रिस्क में गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जैसे फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड, डिमांड के बढ़ने से, सप्लाई के बढ़ने से, घटने से जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो एक स्पेक्युलेटिव रिस्क है। इसको स्पेक्युलेटिव रिस्क इसलिए बोला गया है कि क्योंकि इसको स्पेक्युलेट कर सकते हैं। स्पेक्युलेट मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कभी कभी किस पर्टिकुलर सीजन में या कभी किस समय पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है या घटने वाली है, कब कस्टमर्स का जो टेस्ट है वो चेंज हो रहा है, फैशन चेंज हो रहा है। इन सभी चीज़ों को एक मार्केटर, एक बिजनेसमैन स्पेक्युलेट कर सकता है। तो इन टाइप के रिस्क को स्पेक्युलेटिव रिस्क बोलते हैं। स्पेक्युलेटिव रिस्क जो है वो एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, एक फेवरेबल मार्केट कंडीशंस भी प्रोवाइड करते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशंस भी देते हैं जिसमें कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड
प्योर रिस्क वो होते हैं जिसमें सिर्फ लॉस या फिर नो लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे फायर ब्रेकआउट हो जाना वेयर हाउस में, या आपका स्टॉक रॉ मटेरियल चोरी हो जाना, या एम्प्लॉयज स्ट्राइक कर दें। तो इस टाइप का रिस्क जो है वो प्योर रिस्क है, जिससे लॉस होना जो है वो सर्टेन है। और अगर ये सिचुएशंस इन्वॉल्व नहीं होती हैं, ये सिचुएशंस हैपन नहीं होती हैं, तो रिस्क नहीं होगा। तो प्योर रिस्क में या तो रिस्क होता है या फिर कोई रिस्क नहीं होता है। तो कुछ इवेंट्स के होने से कंपनी को लॉस सफ़र करना पड़ता है, और वो इवेंट्स अगर टल जाते हैं, नहीं होते हैं, तो कंपनी उस लॉस से बच जाती है, लेकिन कोई गेन नहीं होता। लेकिन स्पेक्युलेटिव रिस्क के अंदर कंपनी के पास गेन होने के भी चांस हैं, जब फेवरेबल मार्केट कंडीशंस हो, बिजनेस के फेवर में चेंजेस हो, तो बिजनेस उसमें अर्न कर सकता है। लेकिन प्योर रिस्क में अर्निंग नहीं होती, किसी भी टाइप का गेन नहीं होता। नाउ रिस्क के नेचर स्टडी करते हैं। तो बिजनेस रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटीज़ की वजह से क्रिएट होता है, क्योंकि फ्यूचर जो है कम्प्लीटली अनसर्टेन है। कब किसी प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाए, कब रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, कब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो जाए, कब टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए और हमारा प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाए, ये किसी भी बिजनेसमैन को पता नहीं होता है। तो बिजनेस में जो रिस्क है वो अनसर्टेन फ्यूचर की वजह से है, जो बिजनेसमैन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर वो उसको कम्प्लीटली प्रिडिक्ट कर लेता तो वो एडवांस में वेल प्रिपेयर हो जाता और इस टाइप का कोई लॉस फ्यूचर में उसको नहीं होता। लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन होने की वजह से बिजनेस जो है वो कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड रहता है, और उसको रिस्क और लॉस सफ़र करना पड़ता है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में होने वाले लॉस को ही एक टाइप का रिस्क बोलते हैं। बिजनेस रिस्क जो है वो हर बिजनेस में रहता है। कुछ बिजनेस में रिस्क हाई रहता है, कुछ बिजनेस में रिस्क लो रहता है। तो रिस्क जो है अनअवॉइडेबल है, कोई भी बिजनेस जो है रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, रिस्क को कम किया जा सकता है, लेकिन उसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता। कुछ बिजनेस में रिस्क ज़्यादा रहता है, कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ में रिस्क कम रहता है। रिस्क जो है बिजनेस में वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। तो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस और सोल्व करने वाले बिजनेस जो रहते हैं, उनका जो रिस्क रहता है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से कम रहता है। एक रिटेलर का जो रिस्क रहता है वो मैन्युफैक्चरर के रिस्क से कम रहता है, क्योंकि रिटेलर्स जो है वो गुड्स की एक स्मॉल क्वांटिटी को होल्ड करता है और चेंजेस होने पर वो कम प्रोन होता है। जबकि एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पर गुड्स बनते हैं, वहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ता है। उसी वे में बिजनेस के साइज पे भी ये डिपेंड करता है। जब बिजनेस बड़ा होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है, तो रिस्क भी हाई रहता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में रिस्क हाई रहता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क कम रहता है। तो बिजनेस किस टाइप का है, मैन्युफैक्चरर बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है, उस पर डिपेंड करता है रिस्क। और बिजनेस के साइज पे भी रिस्क डिपेंड करता है। जैसे कि एक फैशनेबल आइटम की जो इंडस्ट्री होगी उसका रिस्क हाई रहेगा, और एक लार्ज स्केल की इंडस्ट्री जो रहेगी उसका रिस्क भी हाई रहेगा एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो प्रॉफिट है वो रिस्क का रिवॉर्ड है। जो जैसे कि बोला जाता है, हाई रिस्क कैन गेन यू हाई प्रॉफिट। जो बिजनेस जितना ज़्यादा रिस्क लेता है उसको उतने हायर प्रॉफिट होने के चांस रहते हैं। तो नो रिस्क नो गेन इज़ एन ओल्ड प्रिंसिपल, जो सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करता है। तो हाई प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस को हाई रिस्क लेना पड़ते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को हाई रिस्क लेना पड़ते हैं। इसीलिए कई बार जो नए नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं नए नए आइडियाज़ के साथ, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने बहुत सारा रिस्क भी लिया होता है, बहुत सारा रिस्क भी लिया होता है, और बहुत सारा
जो अमाउंट है उन्होंने स्टेक पे लगाया होता है और लॉस होने का उनको चांस भी रहता है। तो जब वो हाई रिस्क लेते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का उनके पास चांस रहता है। कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क किन किन कारण से हो सकता है, किन किन रीजन से बिजनेस रिस्क हो सकता है। तो फर्स्ट है नेचुरल कॉज, जो नेचर की वजह से बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं वो सारे नेचुरल कॉज होते हैं, जैसे कैलेमिटीज, फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन और फेमाइन। इनकी वजह से अगर बिजनेस को कुछ लॉस सफ़र होता है तो वो सारे वे जो लॉस नेचर की वजह से कॉज होते हैं वो सभी नेचुरल कॉज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, फ्लड से जो है गुड्स डैमेज हो जाना, फेमाइन या अर्थक्वेक की वजह से गुड्स की डिमांड कम हो जाना। तो ये सभी कॉज जो है बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व करते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट को कम करते हैं, ये सब नेचुरल कॉज में आते हैं जो नेचर की वजह से कॉज होते हैं। सेकेंड, ह्यूमन रिसोर्स। ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ अगर डिसऑनेस्ट हों तो वो कुछ चुरा सकते हैं, या उनकी केयरलेसनेस की वजह से जो गुड्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस रुक सकती है और गुड्स जो हैं वो टाइम पे मार्केट में नहीं पहुँचे। तो इस टाइप के जो लॉस हैं जो ह्यूमन बींग्स की वजह से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कर की वजह से होते हैं, वो सभी ह्यूमन कॉज में आते हैं। इकोनॉमिक कोज के अंदर वो कोज आते हैं जो कंट्री की इकोनॉमी से रिलेटेड है, जैसे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाना, या मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो जाना, या मार्केट में कॉम्पिटिटर्स प्राइस कम कर दें, या कस्टमर्स जो हैं वो टाइम पर पेमेंट नहीं करें। जो ये सभी जो कॉज है ये इकोनॉमिक कॉज के अंदर आते हैं। ये कंट्री की इकोनॉमी से रिलेटेड हैं और लोगों की हैबिट से रिलेटेड है, सेविंग और कंजप्शंस की हैबिट से रिलेटेड है। तो सेविंग, कंजप्शन की हैबिट से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड हैं वो सब इकोनॉमिक कॉज में आती हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोविंग, और कंट्री की गवर्नमेंट जब हाई टैक्स लगाने लगे तो गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ये सब इकोनॉमिक कॉज हैं। तो इन चीज़ों से जब बिजनेस को लॉस होता है तो उसको हम इकोनॉमिक कॉजेस में इंक्लूड करते हैं। अदर कॉज, इन ऊपर के तीनों को छोड़ के जो भी दूसरे कॉजेज होंगे वो अदर कॉजेज में आएंगे। जैसे कुछ इस टाइप का इवेंट हो जाना जो इरेगुलर हो मतलब जो नॉर्मली नहीं होता हो, उस टाइप के सभी इवेंट्स जो हैं वो अदर कॉजेज में आएंगे। जैसे पॉलिटिकल डिस्टरबेंस क्रिएट होना कंट्री में, या कुछ मैकेनिकल फेल्यूर हो जाना, जैसे बॉयलर का बर्स्ट हो जाना, एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन होना, या किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो जाना जिसकी वजह से। तो ये सारे जो हैं ये अनफोर्सीन इवेंट्स हैं और इनके होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इस टाइप के जो इवेंट्स हैं वो अदर कॉजेज़ में आते हैं जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस सफ़र करना पड़ता है।